जय हिंद। आज का आपका क्लास होने वाला है रेलवे ग्रुप डी का, जिसके एग्जाम में आपका टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपका साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया एवं हाल ही फिलहाल के कुछ करंट अफेयर्स भी पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास से आपको पता चलेगा साथियों आपकी एग्जाम में किस लेवल का प्रश्न आता है। अगर आप पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो या इसका पहली बार आप फॉर्म को फिल किए हो तो आज के यह क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। मैं कहूंगा साथियों कि अगर आप रेलवे ग्रुप डी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एक सीट पक्की करना चाहते हैं, तो आज का यह क्लास आपके लिए वास्तव में वरदान साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस क्लास में रेलवे ग्रुप डी में जैसा जैसा प्रश्न आता है उसी लेवल का प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न है साथियों, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। यह जो सवाल है साथियों आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है एवं कई बार रिपीट हो चुका सवाल है कि रेलवे दिवस कब मनाया जाता है। याद रखिएगा, रेलवे दिवस हम लोग हर साल 16 अप्रैल को रेलवे दिवस मनाते हैं। रेलवे दिवस कब मनाते हैं साथियों? 16 अप्रैल को हम लोग रेलवे दिवस मनाते हैं। उससे पहले आपको क्लियर कर दे, दिवस से आपकी एग्जाम में 2 से 3 सवाल हर साल पूछा जाता है। जैसे में खेल दिवस कब मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, ये सारे सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। ठीक है, उससे पहले रेलवे से संबंधित कुछ प्रश्न को कवर कर लेते हैं जो आपकी एग्जाम में कभी ना कभी पूछा गया सवाल है। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। आपका सवाल कर रहा है कि भारत की पहली मेट्रो जो ट्रेन है वह कब चली थी। भारत में जो पहली मेट्रो ट्रेन थी वह कब चली थी, तो 1984 में चला था। ठीक है, याद रखिएगा, सारे प्रश्न को हम यहाँ पर कवर करवा देंगे साथियों और आपको याद भी हो जाएगा। भारत की पहली मेट्रो ट्रेन 1984 ईस्वी में कोलकाता में चली थी। अगर आपकी एग्जाम में आ जाए भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कब चली थी, तो 1984 ईस्वी में चली थी। कहां पर चली थी, तो कोलकाता में चली थी। एक क्वेश्चन आपका यहां से क्लियर हो गया साथियों, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला सवाल है साथियों, भारत में पहली विद्युत रेल कब चला था। भारत में पहला विद्युत रेल कब चला था साथियों, तो याद रखिएगा, यानी विद्युत से पहली बार रेल कब चला था साथियों, तो 1925 ईस्वी में भारत में पहली बार विद्युत से रेल चला था। एक इंपॉर्टेंट सवाल ये वाला भी देख सकते हैं जो आपकी एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुका सवाल है, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है। भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा, भारतीय रेल का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों, नई दिल्ली में है। और यह सवाल आपके रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है साथियों, तो आप इसको कवर कर लेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों कि रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे सुरक्षा बल कहने का मतलब है आरपीएफ, जो कि जब आप रेलवे पर जाएंगे तो वहां पर एक पुलिस टाइप का तैनात रहता है, जिसको हम लोग रेलवे सुरक्षा बल, जिसको हम लोग आरपीएफ बोलते हैं। उसका स्थापना कब हुआ था, तो 1957 ईस्वी में हुआ था। आपके एग्जाम में ये वाला भी सवाल पूछा जाता है कि रेलवे सुरक्षा बल का स्थापना कब हुआ था, तो 1957 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद चलते हैं कि भारत में पहली मालगाड़ी कब चली थी। देखिए, सबसे पहले अगर पूछेगा कि भारत में सबसे पहली ट्रेन कब चला था, भारत में सबसे पहला ट्रेन कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को चला था। आप यहां पर देख सकते हैं, भारत में पहली ट्रेन कब चला था, 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली ट्रेन चला था, जो कि मुंबई से थाने के बीच चला था। भारत में पहली रेलवे ट्रेन कब चली थी, तो 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच चला था। 34 किलोमीटर चला था। लगभग कितना किलोमीटर चला था साथियों, लगभग में 34 किलोमीटर चला था। याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। भारत में पहली रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को मुंबई से थाने के बीच लगभग 34 किलोमीटर चला था। उस पर लगभग 400 यात्री सवार थे। जब पहली ट्रेन चलाया जा रहा था तो उस पर लगभग 400 यात्री सवार थे। उसके बाद बात करते हैं साथियों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों कि भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है। और ये आपकी एग्जाम में पूछा गया भी सवाल है साथियों, तो याद रखिएगा, हुबली जंक्शन है, जो कि आपका कहां में स्थित है साथियों, कर्नाटक में है। भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा हो जाएगा, हुबली जंक्शन हो जाएगा, जो कि आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि सीधे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाने वाला सवाल है। अगला नंबर सवाल कर रहा है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन है। ये वाला भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है।
साथियों कि भारत में टोटल कितने रेलवे जोन है साथियों, तो टोटल आपका 18 रेलवे जोन है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। यहाँ पर जो भी सवाल आपको क्लियर किया है साथियों, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न लगभग आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है और हर साल यहाँ से 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है साथियों। आज की इस वीडियो में हम लोग जीके, साइंस, ये सभी को कवर करने वाले हैं साथियों। तो आज का यह क्लास आपके लिए वास्तव में वरदान साबित होगा एवं आपको पता चलेगा आपके एग्जाम में कैसा सवाल पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है कि भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी साथियों। तो याद रखिएगा, भारत में जो पहली पैसेंजर ट्रेन चली थी वह मतलब वही वाला बात है कि भारत में पहली ट्रेन कब चला था, 1853 ईस्वी में चला था। अगर पूरी डेट की बात करें साथियों, तो अभी हम आपको क्लियर किए 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को भारत में पहली ट्रेन चली थी। कितना किलोमीटर चला था साथियों, अभी हम आपको ऊपर किए थे तो लगभग 34 किलोमीटर आपका चला था। 34 किलोमीटर लगभग में आपका ट्रेन चला था। कहां से कहां तक चला था साथियों, तो याद रखिएगा यह मुंबई से थाने के बीच चला था। यह कहां से कहां तक चला था साथियों, यह आपका मुंबई से थाने के बीच चला था। ठीक है ना, काफी इंपोर्टेंट है, जो कि सीधे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना, अगले नंबर सवाल को चलते हैं, जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। हीराकुंड बांध यानी बांध नदी, ये सबसे भी आपके एग्जाम में रेलवे ग्रुप डी में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है ना, एक दो प्रश्न नदी एवं बांध से भी पूछे जाते हैं साथियों, तो यहां पर हम क्लियर कर लेंगे। और ये भी प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया सवाल है। उससे पहले आप रेलवे ग्रुप डी के व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे साथियों, क्योंकि वहां पर जो भी क्लास होगा सबसे पहले पता चलेगा। जो भी वैकेंसी आएगी सबसे पहले आपको पता चलेगा। जो भी पीडीएफ रहेगा, जो भी क्वेश्चन रहेगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ही डाला जाता है। तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर को देख सकते हैं। यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको रेलवे ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। इस पर आपको क्या लिखकर मैसेज करना है साथियों, रेलवे ग्रुप डी या आरआरबी ग्रुप डी, या शॉर्ट में आप ग्रुप डी भी लिखकर मैसेज करेंगे तो आपको आपके पास एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जाएगा। पहले सुन लीजिए आपको ज्वाइन कैसे होना है। सबसे पहले यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको ग्रुप डी लिखकर मैसेज करना है। फिर मेरे तरफ से आपके पास रेलवे ग्रुप डी का लिंक जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, फिर जो क्लास होगा, जो भी वैकेंसी आएगी, जो भी इंपॉर्टेंट क्लास पीडीएफ रहेगा, सब आपको ग्रुप में ही डाला जाता है साथियों। ठीक है, तो ये सवाल देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट कह रहा है आपके एग्जाम के लिए। हीराकुंड बांध किस नदी पर, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। हीराकुंड बांध ये आपका महानदी पर है, याद रखिएगा। हीराकुंड बांध किस नदी पर है साथियों, महानदी पर है। और पूछेगा कि हीराकुंड बांध किस राज्य में है, तो ये आपका ओडिशा में है साथियों। ये आपका कहां में हो जाएगा साथियों, ये आपका ओडिशा में हो जाएगा। उसके बाद बात करेगा गंगा नदी का। ठीक है, तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा। गंगा नदी कौन सा है, तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा है साथियों, गंगा नदी है, जिसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग 2525 किलोमीटर इसका लंबाई है भारत में। ठीक है ना, याद रखिएगा। इसे भारत का जीवन रेखा भी कहा जाता है गंगा नदी को। गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा साथियों, यमुना हो जाएगा, जो कि यमुनोत्री से उत्पन्न होता है। उसी प्रकार से पूछेगा गंगा नदी कहां से निकलता है साथियों, तो याद रखिएगा गंगा नदी यूके यूके यानी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है साथियों। फिर से एक बार आपको क्लियर कर दे, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाए गंगा नदी कहां से निकलता है, तो याद रखिएगा गंगा नदी आपका निकलता है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है साथियों, तो आप लोग बताइएगा। तो यह आपका ओडिशा में स्थित है। ये आपका कहां में साथियों स्थित है, ओडिशा में है। और इसे ब्लैक ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। इसे हम लोग ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं। जैसे सूर्य मंदिर को हम लोग किस नाम से जानते हैं, पैगोडा के नाम से जानते हैं, ब्लैक पैगोडा के नाम से जानते हैं। ठीक है ना, और यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह नरसिंह देव प्रथम द्वारा बनाया गया था। यह किसके द्वारा बनाया गया था, तो नरसिंह देव प्रथम द्वारा यह बनाया गया था। याद रखिएगा साथियों, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है। ये जो सवाल है साथियों, आपके रेलवे ग्रुप डी में कई बार पूछा जा चुका सवाल है साथियों कि भारतीय संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है। और संविधान से हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर को
भीमराव अंबेडकर को संविधान का क्या कहा जाता है साथियों? जनक कहा जाता है। संविधान का जनक किन्हें कहा जाता है? भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि देख सकते हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काजीरंगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? आप लोग बताइएगा। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? उससे पहले आपको क्लियर कर दे, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये आपका असम में स्थित है साथियों। ये आपका कहां में स्थित है साथियों? ये आपका असम में स्थित है। और पूछ रहा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो असम में है वह किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान को कभी कभी नेशनल पार्क के नाम से भी दे देता है, तो राष्ट्रीय उद्यान को कभी कभी नेशनल पार्क भी हम लोग कह देते हैं, ठीक है ना, उसको इंग्लिश शब्द है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे साथियों, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली रेलवे ग्रुप डी का क्लास मिलेगा। अगर आप पूरी तरह से रेलवे ग्रुप डी का क्लास करना चाहते हैं, डेली क्लास करना चाहते हैं, तो इस चैनल पर आपको डेली रेलवे ग्रुप ग्रुप डी का क्लास करवाया जाएगा, ठीक है। यहाँ आपको 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़कर आपका रेलवे ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग चैनल को क्या कर लीजिएगा, एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना साथियों। काफी इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका मतलब इस बार सिलेक्शन दिलाकर हम लोग रहेंगे, ठीक है ना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि डेली क्लास आपको इसी चैनल पर करवाया जाएगा साथियों, ठीक है। और यह प्रैक्टिस सेट 1 होने वाला है। अगर आप डेली ऐसा ही क्लास चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कम से कम इस वीडियो पर आप लोग 500 लाइक का टारगेट पूरा कीजिए, ठीक है। इस वीडियो का लाइक का टारगेट रहने वाला है साथियों 500, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है साथियों, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों कि लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? तो कौन सा हो जाएगा बताइएगा? जीवी मावलंकर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा साथियों? जीवी मावलंकर हो जाएगा। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे साथियों? जीवी मावलंकर हो जाएंगे। याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगर इनका पूरा नाम की बात करें तो गणेश वासुदेव मावलंकर है, ठीक है। याद रखिएगा, ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अगला नंबर सवाल है साथियों, नीली क्रांति, नीली क्रांति ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, नीली क्रांति के नाम से किन्हें जाना जाता है? नीली क्रांति किससे संबंधित है साथियों? तो याद रखिएगा, नीली क्रांति का संबंध आपका मत्स्य यानी मछली उत्पादन से उसी प्रकार से दूध उत्पादन का कहेगा तो ये आपका श्वेत क्रांति से संबंधित है। दूध उत्पादन किससे संबंधित है साथियों? तो ये आपका श्वेत श्वेत मतलब दूध उत्पादन किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति से संबंधित है। उसी प्रकार से कृषि पूछेगा तो यह आपका हरित क्रांति से संबंधित है। कृषि किससे संबंधित है साथियों? हरित क्रांति से। उसी प्रकार से तेल का पूछेगा तो तेल आपका पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा। तेल आपका किससे संबंधित हो जाएगा साथियों? पीली क्रांति से संबंधित हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि जो रुपया का प्रतीक होता है साथियों, जो रुपया का आपका प्रतीक होता है, देखिए ये वाला चिन्ह आप लोग देख रहे हैं ना, इसका जो प्रतीक होता है इसको किसने डिजाइन किया था? काफी इंपॉर्टेंट है कि रुपया का प्रतीक चिन्ह का डिजाइन करने वाला कौन सा था साथियों? तो याद रखिएगा, इसको उदय कुमार ने डिजाइन किया था। इसको किसने डिजाइन किया था? उदय कुमार ने किया था। और कब किया था? तो 2010 ईस्वी में किया था। जो रुपया पर एक चिन्ह रहता है साथियों, उसको किसने डिजाइन किया था? तो उदय कुमार ने किया था। कब किया था? तो 2010 ईस्वी में किया था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। या इसे सूती वस्त्र का उद्योग भी कहा जाता है। मतलब सबसे ज्यादा सूती वस्त्र का उद्योग कहाँ होता है? तो वो आपका अहमदाबाद में ही होता है। सूती वस्त्र का उद्योग सबसे ज्यादा अहमदाबाद में, और इसे भारत का मैनचेस्टर भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और इसमें हम लोग साइंस के भी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं, तो आप लोग जवाब देते चलिएगा आप लोग का कितना प्रश्न यहाँ पर सही हो रहा है। अगला नंबर सवाल है साथियों, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई सवाल है, जो कि सीधे आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है साथियों, कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह आपका बृहस्पति हो जाएगा साथियों। याद रखिएगा, सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। यानी बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों? शनि हो जाएगा। और सबसे छोटा ग्रह की बात करेगा तो वह आपका बुध हो जाएगा। याद रखिएगा, सबसे छोटा ग्रह कौन सा हो जाएगा साथियों? बुध हो जाएगा। याद रखिएगा, लाल या पिंक प्लेनेट किसको कहते हैं? तो मंगल को कहते हैं। क्या किसको कहते हैं? मंगल को कहते हैं। याद रखिएगा, ठीक है ना। नीला ग्रह हम लोग किसको कहते हैं साथियों? तो पृथ्वी को कहते हैं, ठीक है ना। अगला नंबर
ये आपका डबल ऐड हो गया है। अगला नंबर सवाल है साथियों, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? यहाँ से भी आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाता है साथियों कि कौन सा नृत्य कहाँ का है, ठीक है ना। जैसे मैं यहाँ पर बिहू पूछ रहा है तो बिहू आपका असम का हो जाएगा। बिहू आपका कहाँ का हो जाएगा साथियों? बिहू जो है यह आपका असम का हो जाएगा, ठीक है। और यह साल में 3 बार मनाया जाता है। यह साल में कितना बार मनाया जाता है साथियों? यह साल में आपका 3 बार मनाया जाता है। बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण त्योहार है? तो असम का। और यह साल में कितना बार मनाया जाता है साथियों? 3 बार मनाया जाता है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? तो याद रखिएगा सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू हो जाएगा। सार्क का मुख्यालय आपका कहाँ हो जाएगा साथियों? काठमांडू हो जाएगा। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सार्क का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा साथियों? काठमांडू हो जाएगा। और काठमांडू कहाँ की राजधानी है साथियों? कोई बच्चे बता सकते हैं काठमांडू कहाँ का राजधानी है? ये पहले आप लोग बताइए। 1985 में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1985 में इसका स्थापना हुआ था, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, एकदम वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? युद्ध से भी आपके रेलवे ग्रुप डी में सवाल पूछा जाता है, तो आप इसका जवाब दीजिएगा कमेंट में। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग का रहा है 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था साथियों? 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, आपको भी पता होगा। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह बाबर और किसके बीच हुआ था साथियों? यह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। यह बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था, ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा बात करेगा तो 1556 में, तीसरा कब हुआ था? 1761 ईस्वी में, ठीक है ना। एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है। आपके एग्जाम में ये वाला ज्यादातर पूछा जाता है, प्रथम वाला और लास्ट वाला सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, नीति आयोग। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग का अध्यक्ष आपका प्रधानमंत्री जी होते हैं। और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे बताइएगा? ये आपका नरेंद्र मोदी हो जाएंगे। और इसका स्थापना कब किया गया था? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को इसका स्थापना किया गया था। इसका स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। और इसका पहले का जो नाम था, नीति आयोग का जो पहले का नाम था साथियों, वो आपका योजना आयोग था। जैसे में आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि नीति आयोग का पहले का नाम क्या था? तो योजना आयोग था। नीति आयोग का पहले का नाम क्या था साथियों? योजना आयोग था, ठीक है, याद रखिएगा, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट सवाल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? ठीक है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा साथियों? आपको भी पता है विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा हो जाएगा। एक बच्चे का आंसर आ रहा है कि सर प्रशांत महासागर होगा, जो कि बिल्कुल सही है। प्रशांत महासागर विश्व का सबसे गहरा महासागर है साथियों, याद रखिएगा। अगर आपकी एग्जाम में यहाँ से पूछा जाए साथियों, जैसे मैं ये तो पूछ दिया कि विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है साथियों, तो प्रशांत महासागर, ठीक है। अगर इसका क्षेत्रफल पूछ दे तो इसका क्षेत्रफल होता है 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर है। 16 करोड़ 53 लाख वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्षेत्रफल है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल है साथियों, वंदे मातरम के रचयिता कौन है? वंदे मातरम के रचयिता कौन है साथियों? याद रखिएगा, वंदे मातरम के रचयिता आपके कौन हो जाएंगे? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों? बिल्कुल राइट हो जाएगा। वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, ठीक है ना। वंदे मातरम के रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों? बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। अगर यही पूछेगा जन गण मन के रचयिता कौन है, जन गण मन के रचयिता कौन हो जाएंगे साथियों? रविन्द्रनाथ टैगोर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगले नंबर सवाल को देखते हैं जो कि आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है। जो कि सवाल मैंने आपको ऊपर भी करवाया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सा, बताइएगा आप लोग कमेंट में। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी साथियों? गंगा नदी हो जाएगा, जिसका लंबाई आपकी बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर हो जाएगा। गंगा नदी की लंबाई कितना होगा साथियों? 2525 किलोमीटर आपका गंगा नदी की लंबाई है। और यह भारत की सबसे लंबी नदी है, याद रखिएगा, एकदम इंपोर्टेंट सवाल है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है साथियों, कथकली। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एकदम इंपोर्टेंट सवाल है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? याद रखिएगा साथियों, काफी इंपोर्टेंट है। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? एकदम इंपोर्टेंट सवाल है जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों, तो याद रखिएगा कथकली कहाँ का है साथियों? तो कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा ना। कथकली आपका कहाँ का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा।
अगला नंबर सवाल है साथियों जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? काफी इंपॉर्टेंट है, तो यह खेल क्षेत्र में दिया जाता है। अर्जुन जो पुरस्कार है साथियों, यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल क्षेत्र में दिया जाता है। और इसका शुरुआत कब हुआ था? तो 1961 ईस्वी में इसका शुरुआत हुआ था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 20 नंबर आपका सवाल है जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों? तो याद रखिएगा, भारत का जो प्रथम नागरिक होता है साथियों, वह आपका कौन होता है? बता सकता है कोई? राष्ट्रपति जी होते हैं। कौन होते हैं? भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है साथियों? राष्ट्रपति जी होते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का प्रथम नागरिक कौन हो जाता है साथियों? राष्ट्रपति जी हो जाते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ से हम लोग जीके एवं कुछ इंपॉर्टेंट सवाल को क्लियर किए। अब हम लोग साइंस के प्रश्न को क्लियर करते हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। लगभग 30 से 25 प्रश्न आपका रेलवे ग्रुप डी का पूछा जाता है साइंस का। ठीक है ना। तो साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ पर कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम में कई बार ऐसे पूछा भी जा चुका है, एवं एवं क्या कहते हैं, एवं पूछा जाने का संभावना भी है साथियों। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है ना। सवाल आपका क्या कह रहा है साथियों, अच्छे से देखिएगा। सवाल आपका पहला कह रहा है कि काज का एसआई मतलब क्या होता है? जवाब तो पहले आपको आना चाहिए। काज का एसआई मतलब क्या होता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है कि सर काज का एसआई मतलब क्या होता है? सर जूल होता है। विद्युत धारा का एसआई मतलब क्या होता है साथियों? विद्युत धारा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक आपका क्या होता है? एम्पियर होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? एम्पियर होता है, याद रखिएगा। बल का एसआई मात्रक क्या होता है साथियों? तो बल का आपका क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। और काज का एसआई मात्रक आपका क्या यहाँ पर हो जाएगा? जूल हो जाएगा। और विद्युत धारा का क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। बल का क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, याद रखिएगा। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? प्रकाश वर्ष किसका इकाई होता है? तो सभी बच्चे को पता है प्रकाश वर्ष जो इकाई होता है साथियों, वह दूरी का होता है। वह किसका होता है? दूरी का प्रकाश वर्ष इकाई होता है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। ठीक है ना, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, आप लोग भी जवाब देते चलिएगा। अगला नंबर सवाल है कि मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है साथियों? तो याद रखिएगा, अगर डिग्री में पूछे तो 37 डिग्री सी होता है। 37 डिग्री सी क्या होता है? 37 डिग्री सी होता है। ठीक है ना, सेल्सियस में पूछेगा। अगर फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट आपका शरीर का तापमान होता है। ये याद रखिएगा। अगर केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन ये शरीर का तापमान होता है, जो कि आपका अलग अलग, जैसे में केल्विन में पूछेगा तो 310 केल्विन, डिग्री में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस, और फारेनहाइट में पूछेगा तो 98.6 डिग्री फारेनहाइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 37 डिग्री वाला ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि जो हम बताएं आपको, ये तीनों आपको याद रखना है। तीनों में से कोई भी ऑप्शन में आपका देख सकते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आपको गड़बड़ करने के लिए कोई सी में तो कोई एफ में दिया है, लेकिन आप याद रखिएगा 310 रहेगा तो के में रहेगा। 310 रहना चाहिए था तो क्या में रहना चाहिए था? के में। 98 रहना चाहिए था तो क्या में रहना चाहिए था? एफ में। 37 क्या में? सी में। तो 37 आपका सी में है, बिल्कुल याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो सभी बच्चे को पता है, आपको ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा पेंसिल में किसका प्रयोग होता है। बताइएगा, पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। पेंसिल में किसका प्रयोग किया जाता है साथियों? ग्रेफाइट का किया जाता है। और ग्रेफाइट कार्बन का एक अप्रूफ है। यह किसका अप्रूफ है? कार्बन का एक अप्रूफ है, याद रखिएगा, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होगा साथियों? याद रखिएगा, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है, जो कि आपकी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका सवाल है साथियों। ठीक है ना। और इसकी कमी से क्या होता है? तो अगर आपकी मतलब आपके शरीर में इसकी कमी कमी है तो आपके मसूड़ों से खून आएगा, दांत आपका जल्दी टूटेगा, दांत से भी खून आने लगेगा। ठीक है, अगर आपके शरीर में विटामिन सी की कमी है तो। ठीक है। अगला नंबर सवाल है कि हंसाने वाली गैस, लॉफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों? तो वो याद रखिएगा, वह नाइट्रस ऑक्साइड होता है। कहां पर दिया है? नाइट्रस ऑक्साइड, बी वाला ऑप्शन, जिसका सूत्र कभी कभी इस प्रकार से आपका दिया रहेगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं N2O, जिसका रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड
प्रोवाइड होता है साथियों, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है, यानी रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। अगर आपके शरीर में वो विटामिन प्रचुर मात्रा में है, जो विटामिन अभी हम बताएंगे, तो आपका खून जो है साथियों, अगर आपका मान लीजिए किसी कारणवश थोड़ा सा कहीं पर कट जाता है, तो आपका खून जल्दी जम जाएगा। तो किसके कारण होगा साथियों, वह आपका विटामिन के कारण होगा। वह आपके किसके कारण होगा साथियों, विटामिन के कारण होगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा साथियों, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है, ठीक है। अगला नंबर सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा साथियों, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आपका फीमर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, फीमर हो जाएगा, याद रखिएगा। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या हो जाएगा साथियों, फीमर हो जाएगा, जो कि जांघ का हड्डी होता है। सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा साथियों, अस्टेपिस हो जाएगा। सबसे छोटी हड्डी कौन सा हो जाएगा साथियों, अस्टेपिस हो जाएगा, याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला नंबर सवाल है साथियों, एड्स किसके कारण होता है। एड्स किसके कारण होता है, तो याद रखिएगा, जो एड्स होता है साथियों, वह किसके कारण होता है। कोई बच्चे बता सकते हैं एड्स किसके कारण होता है। एड्स यहाँ पर किसी कोई बच्चे नहीं बता पा रहे हैं, ठीक है ना, जिसको हम लोग एड्स, ठीक है ना। तो एड्स आपका विषाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है साथियों, विषाणु के कारण होता है, ठीक है ना, विषाणु के कारण होता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, बताइएगा। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है साथियों, तो पौधों में जो जल जाता है, मतलब जल ऊपर की ओर जाता है, तो याद रखिएगा, यह जाइलम के द्वारा होता है। भोजन का परिवहन फ्लोएम के द्वारा होता है, ठीक है। दोनों इंपॉर्टेंट सवाल है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। जाइलम का परिवहन जल का परिवहन जाइलम द्वारा, और भोजन का परिवहन फ्लोएम द्वारा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, आनुवांशिकता का पिता। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है साथियों, तो गेंगल जॉन मेंडल को आनुवांशिकता का पिता कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आनुवांशिकता का पिता किसे कहा जाता है, गेंगा जॉन मेंडल को कहा जाता है। और इन्होंने सबसे पहले जो प्रयोग किया था, वह मटर के पौधों का प्रयोग किया था। सबसे पहले किसका प्रयोग किया था, मटर के पौधों का प्रयोग किया था, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि धवनी की चाल सबसे अधिक किस में होती है। आप लोग बताइएगा, धवनी की जो चाल होती है साथियों, सबसे ज्यादा किस में होता है। तो धवनी का जो चाल होता है साथियों, सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, तो देखिए, वायु में नहीं होगा, जल में नहीं होगा, निर्वात में नहीं होगा, स्टील। स्टील का जब देखिएगा, स्टील आप कहीं से गिरा देंगे तो इतना आवाज करेगा, इतना ठन ठन करेगा, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो स्टील में सबसे ज्यादा ध्वनि की चाल होता है साथियों, याद रखिएगा, ठीक है ना, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और सबसे कम पूछेगा, तो सबसे कम आपका गैस में होता है। अगर कहीं पर आप गैस छोड़कर बोल देंगे, मान लीजिए कि किसी कमरे में है, वहां पर गैस आप भर दिए और आप बोल रहे हैं, तो वहां पर आवाज आपका सुनाई नहीं देगा साथियों, ठीक है ना, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला नंबर सवाल है साथियों, कि एलपीजी में मुख्य रूप से कौन सा गैस होता है। एलपीजी में मुख्य रूप से आपका कौन सा गैस होता है, तो याद रखिएगा, प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। प्रोपेन और क्या होता है साथियों, क्या होता है, ब्यूटेन होता है, मुख्य रूप से गैस में, एलपीजी गैस में, ठीक है ना। और इसको गंध के लिए इसमें आपका इथाइल इथाइल मर कैप्टन भरा जाता है। इसमें गंध के लिए क्या भरा जाता है साथियों, इथाइल मर कैप्टन भरा जाता है। इसमें गंध के लिए क्या भरा जाता है साथियों, इथाइल मर कैप्टन भरा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। इसमें गंध के लिए क्या भरा जाता है साथियों, इथाइल मर कैप्टन भरा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल है साथियों, कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का आपका पीएच मान कितना होता है साथियों, तो याद रखिएगा, शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है साथियों, वो क्या होता है, बताइएगा, 7 होता है। शुद्ध जल का न मान खट्टा होता है, मतलब न अम्लीय होता है, न क्षारीय होता है, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है साथियों, तो याद रखिएगा, कोशिका का पावर हाउस हम लोग किससे कहते हैं, तो कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा गृह किसे कहते हैं साथियों, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। किसे कहते हैं साथियों, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। न्यूटन के किस नियम को हम लोग जड़त्व का नियम भी कहते हैं, तो प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, याद रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, कि जब कोई बाहरी बल
बाहरी बल ना लगे तो कोई वस्तु में परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल क्या कर रहा है साथियों, जो कि आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस होता है, ठीक है। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में कौन सा गैस होता है साथियों, याद रखिएगा। वायुमंडल में सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में सबसे ज्यादा आपका नाइट्रोजन होता है, जो कि 78% आपका वायुमंडल में पाया जाता है। सबसे ज्यादा वायुमंडल में पाए जाने वाला गैस आपका बाबू नाइट्रोजन यही है। और कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे तो यह 0.003% होता है। उसी प्रकार से ऑक्सीजन की बात करें तो यह आपका 21% होता है। ऑक्सीजन आपका लगभग कितना परसेंट होता है साथियों, 21% होता है। अगला नंबर सवाल है साथियों, लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है साथियों, तो याद रखिएगा, लोहे पर जंग लगना ये आपका किसका उदाहरण है, बताइएगा। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है, तो एक बच्चे का आप चयन आ रहा है, आप चयन होगा नहीं ना, ऑक्सीकरण होगा। यह क्या होगा साथियों, ऑक्सीकरण होगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, 19 नंबर सवाल है कि मधुमेह डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है, किस हार्मोन की कमी से आपको डायबिटीज होगा। डायबिटीज किस हार्मोन की कमी से होता है साथियों, तो याद रखिएगा, डायबिटीज जो आपको होगा साथियों, वह आपका इंसुलिन की कमी से होगा। वह आपको किस कमी से होगा साथियों, इंसुलिन की कमी से होगा, ठीक है ना। अगला नंबर सवाल है, आकाश का रंग नीला। आकाश का रंग नीला जो दिखाई देता है वह किसके कारण दिखाई देता है, आप लोग बताइएगा। आकाश का जो रंग नीला होता है वह किसके कारण दिखाई देता है साथियों, तो प्रकाश के परिकिरणल के कारण दिखाई देता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह किसके कारण दिखाई देता है साथियों, तो प्रकाश के परिकिरणल के कारण दिखाई देता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आकाश का नीला रंग किसके कारण दिखाई देता है, तो प्रकाश का परिकिरणल के कारण दिखाई देता है। याद रखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों, जो कि आपके रेलवे ग्रुप डी में पूछा जाएगा, ठीक है। आकाश का रंग नीला दिखाई देना या लाल दिखाई देना जब भी पूछेगा तो वह प्रकाश के परिकिरणल के कारण हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक अभी वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, नहीं तो इसमें हम लोग मैथ रीजनिंग को भी कवर कर लेते साथियों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपको क्लास कैसा लगा कमेंट में एक बार जरूर बताइएगा, ठीक है। आपको क्लास कैसा लगा एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा लास्ट में। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी टेलीग्राम का लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में है, जहां से जाकर आप पीडीएफ ये सबको ले सकते हैं फ्री में, ठीक है ना। जय